औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में होने के कारण तो कुछ होगा। तो देखिए याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति होने के लिए कुछ जरूरत के चीज सामग्री होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए उद्योग लगाने के लिए? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे पहले तो कच्चा माल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्चा माल। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? फिर से लिखते हैं, कच्चा माल। समझ गए ना? यातायात की सुविधा या परिवहन लिख देते हैं। देखिए इधर परिवहन पढ़ाए थे, इधर साइड वाला बोर्ड पर देखिए परिवहन है। परिवहन की सुविधा होना चाहिए, परिवहन। उसके बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मजदूर होना चाहिए, सस्ती श्रमिक होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। समझ आए ना? पूंजी होना चाहिए, इसमें और लगा दीजिए पूंजी होना चाहिए, पूंजी चाहिए इसमें, और ईंधन के सामग्री चाहिए। अब ये सब जहां सामान मिलेगा सस्ती कीमत पे, समझ रहे ना? जहां सस्ती मिलेगा हमको आसान होगा लाने में, ले जाने में, ढोने में सस्ता होगा मजदूर को। समझ रहे ना? रुपया देने में, आय देने में, उस वही पे लगेगा उद्योग। क्या लगेगा? उद्योग। जैसे कि बाढ़ में देखिए एनटीपीसी है ना? बगल में बाढ़ है ना? बाढ़ में एनटीपीसी है। एनटीपीसी क्यों यहाँ लगाया गया? कुछ तो कारण है तभी तो लगाया गया। क्या कि एनटीपीसी लगाने का देखिए सबसे अच्छा कारण क्या है? बगल में गंगा नदी है ना? एकदम बहुत बगल में है, बगल में गंगा नदी है, और इधर बगल में रेलवे लाइन है। एकदम रेलवे लाइन के तो जस्ट बगल में ये है ना? और एनटीपीसी के जस्ट आगे में NH31 है ना? तो सुविधा है कि नहीं है? यातायात की सुविधा है ना? आने जाने का सुविधा है या नहीं है ना? तो जहाँ पे सुविधा मिलेगा पूंजी का, रुपया का, समझ है ना, कच्चा माल का, परिवहन का, श्रमिक का, और अन्य भी सुविधा जहाँ पे होगा वहाँ पे उद्योग लगेगा। वही कारण हुआ कि वहाँ इंग्लैंड में ये टोटल सुविधा मिला और इंग्लैंड में लगा दिया गया कौन सी? औद्योग। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। आ जाइए, औद्योगिक क्रांति लगने से कितने वर्ग का जन्म हुआ? औद्योगिक क्रांति लगने से कितने वर्ग का जन्म हुआ? यानी कि व्यक्ति का। तो दो व्यक्ति का, एक तो आया पूंजीपति, देखिए एक तो आया पूंजीपति और एक तो आया श्रमिक वर्ग। दिख रहा है ना? पूंजीपति वर्ग, यहाँ पे श्रमिक वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग के बारे में तो नहीं समझिए क्या है। जो पूंजीपति वर्ग यह कुलीन वर्ग है, इसे कुलीन वर्ग कहते हैं। धनी अमीर वर्ग, समझ गए? जो एकदम सरकार के क्या हो, एकदम सामने हो, सरकार के माने कि जो समझ आए संपत्ति का हिस्सेदारी में आता हो। तो कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग जो था ये सरकार के एकदम सामने था, यानी कि इसी का अंतर्गत आता था। क्या आता था? उद्योग। क्या आता था? उद्योग। अब देखिए ये कुलीन वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के पास रुपया था, पूंजी था, इसको पूंजी था और इसको लाभ भी बहुत अधिक होता था। जैसे कि फ्रांस की क्रांति पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़े थे ना कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग क्या करता था? फ्रांस के राजा से रुपया पैसा को हिसाब नहीं देता था, मन मर्जी रुपया खर्च करता था। फ्रांस की क्रांति में पढ़े थे ना? तो ऑफलाइन पढ़ाए थे, ऑनलाइन तो अभी नहीं पढ़ाए थे। फ्रांस क्रांति ऑफलाइन, ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे उसको भी। तो वहाँ पे ये नहीं होता था कि जो था कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग वो सरकार को रुपया नहीं देता था। कितना खर्च किधर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब सरकार को हिसाब माने कि नहीं लिखा जो नहीं होता था, माने कि कोई उसको हिसाब करने वाला नहीं था। इसी कारण उसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग क्या हो गया था? अमीर हो गया था, सरकार की स्थिति खराब हो गया था फ्रांस के। समझ रहे थे? तो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, फ्रांस में नहीं जाएंगे। आ जाइए इधर। ये मालिक था, पूंजी का मालिक कौन होता था? पूंजीपति वर्ग या कुलीन वर्ग। आ जाए, यह किसान एवं श्रमिक पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? किसान और श्रमिक पर निर्भर था। समझ गए ना? और देखिए इधर आ जाइए, ये तो समझ गए। यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के बाद यानी कि रुपया जिस वर्ग का होगा उसे पूंजीपति वर्ग कहेंगे। श्रमिक वर्ग क्या है कि यह काफी गरीब वर्ग था, मेहनती यानी कि लेबर मजदूर जो बोलते हो इसे श्रमिक वर्ग बोला गया। यह काफी गरीब वर्ग था। गरीब वर्ग इसको होने का कारण क्या था? भेदभाव था। क्या था? भेदभाव था। और सरकार से इसको क्या था? उचित मूल्य काम का रुपया नहीं मिलता था।
समय से ज्यादा काम कराया जाता था। गरीब होने का कारण था ये। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, ये काफी गरीब वर्ग था, इसका स्थिति बहुत दयनीय था। किसका स्थिति दयनीय था? खराब था, श्रमिक वर्ग का। कारण क्या था? अधिक समय कार्य करना और वेतन कम मिलना। समझ गए ना? अधिक समय काम करना, वेतन कम मिलना। शोषण होना, शोषण होना यानी कि काम करवाना, यानी कि काम करने का समय कितना है? 7 से 8 घंटा है ना? 7 से 8 घंटा काम कीजिएगा, लेकिन ये क्या कि 7 से 8 घंटा से ज्यादा ओवर काम करवाता था मजदूर से, और मजदूर को समय पर वेतन भी नहीं देता था, और वेतन जो देता था बहुत कम वेतन देता था। जितना वेतन का बात था उतना से बहुत कम दिया जाता था। समझ गए? आ जाइए आप आगे देखिए। यहाँ पे फ्रांस में चलिए देखिए, तो इस यही में था क्या था? और पहले समाजवाद का नायक हीरो कौन बना? समाज यानी कि स्थिति, सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिति और गरीबों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति, वही ना है। इस सब को स्थिति को देखकर कौन माने कि बात माने कि आगे बढ़ा दिया? कौन? फ्रांस के सेंट साइमन। कौन आया? फ्रांस के सेंट साइमन और चार्ल्स फूरिये। इन दोनों ने यहाँ स्थिति देखकर श्रमिकों के यहाँ राजा के प्रति क्या हुआ? विरोध करने लगा कि राजा गलती कर रहा है, जो राजा इस योग्य नहीं है। समझ रहे ना? ये पूरा हकदार श्रमिक है, काम श्रमिक कर रहा है, श्रमिक को उचित रकम मिलना चाहिए। कौन कहा? कौन आके ये सब बात बोला? सेंट साइमन और फूरिये कि ये सब गलत है, कि राजा अधिक समय काम करवाता है, राजा वेतन कम देता है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम विरोध करेंगे, अब राजा को हम हटाएंगे। कौन ये सब बात बोल रहा था? सेंट साइमन। समझ गए? और बहुत सारे आए, इसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे आए समाज सुधारक, यानी इसी सभी को क्या कहते हैं? साम्यवादी, समाजवादी। समझ गए ना? समाजवादी जो समाज के लिए कुछ कुछ करने के लिए आ गए थे, जो समाज को स्थिति बचाने के लिए आ गए थे, जो एकदम गरीब था, जो जिसको शोषण कर रहा था राजा, इस सब को बचाने के लिए कौन आ गया? सेंट साइमन आए, फूरिये आए, कार्ल मार्क्स आए, और पढ़िएगा टॉल्स्टॉय आए, बहुत है। इन सभी को बारे में आगे पढ़ना है, तब इतना नोट कीजिए, इसके बाद और फिर देखेंगे। चलिए तो अब आगे देखिए, समाजवाद को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए ध्यान से आप समझते जाइए, हम लिख रहे हैं, आप लोग एक बार समझ लीजिए। अब हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि कौन कौन कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को मानने वाला था। तो देखिए तो कुछ नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, आ जाइए। तो पहला समाज था आरंभिक समाज। आरंभिक माने जो उसी समय में जी रहा था, उसी समय में जी रहा था, सिर्फ उसमें बात कर रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ रहे ना? वही में तो देखिए इन्हें आदर्शवाद स्वप्नदर्शी भी कहा गया। यानी स्वप्नदर्शी मतलब क्या हुआ? सपना देखना हो ना, विचार करना, सपना देखना, या सपना देखने का मतलब क्या कहोगे? जैसे कि सोचना कि ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा, इसे कहते हैं स्वप्न देखना। तो उसे ही मान लीजिए वो चीज बना दिया गया है स्वप्नदर्शी। ये माने कि विचार ही सिर्फ कर रहे थे कि ये बेला होगा, ये चीज होगा, वो चीज होगा, इसे ही कहा गया आदर्शवाद या स्वप्नदर्शी। इसे यूटोपियन भी कहा गया। यह अव्यवहारिक समाज के विरोधी था, यानी कि समाज के प्रति जो भी गलत काम करता था उसका ये खुलकर विरोध करते थे। समझ गए ना? इसी में देखिए आए कुछ व्यक्ति के नाम, सेंट साइमन फ्रांस के, अभी जस्ट पढ़े हैं, फिर चार्ल्स फूरिये, लुई बोला, रॉबर्ट ओवेन। इन सभी के बारे में बारी बारी से आप पढ़ेंगे। समझ गए ना? अब देखिए चार्ल्स फूरिये ने एक जो फलांक्स बनाए। क्या बनाया? फलांग, कि किसानों के, श्रमिकों की स्थिति अच्छी हो, अच्छी बने। लेकिन ये फलांक्स नहीं चला, ज्यादा दिन चला ही नहीं, बंद हो गया। मैंने फलांक्स की कोई नियमित कानून नहीं, लागू नहीं हुआ, बंद कर हो गया। तो फलांक्स, चार्ल्स फूरिये का फलांक्स नहीं चला। इसके बाद रॉबर्ट ओवेन आया, और रॉबर्ट ओवेन जोरों शोर से आगे निकल गया। कौन निकल गया? हेलो, चलिए तो इसी में अब आ जाए कार्ल मार्क्स के बाद वाला। कार्ल मार्क्स के
बाद वाला, ये पहले वाला था समाज। आइए बालो, कार्ल मार्क्स के बाद का समाज, इन्हें मानने वाला दिखे कौन कौन व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स के बाद वाला मानने वाला समाज? फ्रेडरिक एंगल्स, है ना, कार्ल मार्क्स, और देखिए और कई वैज्ञानिक कहते हैं, और कई विद्वान आए थे। इसी में इन्हें कहा गया साम्यवादी कहा। इन्हें क्या कहा गया? साम्यवादी कहा गया। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया। अब इतना तक तो लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में? रॉबर्ट ओवेन के बारे में। रॉबर्ट ओवेन ये उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवेन कौन थे? उद्योगपति थे। आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद आगे होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे सेंट का कथन। सेंट ने कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। क्यों? कौन बताए? सेंट बताए। सेंट साइमन कहाँ के थे? ये फ्रांस के। ऑब्जेक्टिव में था कि सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये सब याद रखने के है। अरे सेंट साइमन का कथन क्या है? सेंट साइमन कहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। कौन कहा? सेंट साइमन। प्रत्येक व्यक्ति अपना क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुसार उसको आय मिलेगा, यानी कि वेतन मिलेगा, रुपया मिलेगा। जितना काम करोगे उतना रुपया मिलेगा। जैसे अभी के समय में एक्स्ट्रा अगर काम कीजिएगा, ओवर टाइम काम कीजिएगा, तो आपको ओवर टाइम कंपनी के जो ओनर होगा या मालिक होगा वो आपको रुपया देगा। समझ रहे ना? ओनर एक्स्ट्रा टाइम को, अगर आप लिमिट टाइम में काम करते हैं, लिमिट टाइम तक काम करते हैं, तो आपको जितना दे रहा था रुपया उतने ही दे। समझ गए ना? सेठ साहब ने बताया कि अपना क्षमता के अनुसार कार्य कीजिए, करेंगे कोई भी किस्सा मजदूर उसको रुपया भी उसी अनुसार मिलेगा, कार्य के अनुसार। जितना काम करोगे उतने मिलेगा। अब आइए, ये फिर सेठ साहब ने क्या कहा? प्रत्येक धनी व्यक्ति को या धनी समाज को कौन समाज के लिए काम करना चाहिए? गरीब समाज के लिए, या गरीब जिसको क्या कह सकते हैं? निर्धन वर्ग कह सकते हैं। जिसको कोई धन नहीं हो, जिसको कोई सुविधा, जैसे कि कोई गरीब बहुत ज्यादा हो, उसको कपड़ा की सुविधा नहीं हो तो उसको कपड़ा देना चाहिए। जिसको अन्न नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, यानी कि वो खाने माने कि जो माने कि कोई विकलांग एकदम साफ कोई काम के नहीं है, आप उसको कौन देगा? कौन रुपया पैसा देगा? धनी वर्ग के लोग देगा, यही देंगे। समझ रहे ना? तो धनी वर्ग के लोग देगा तो क्या होगा? खाएगा पिएगा वो भी रहेगा। अगर तो वही बोला, निर्धन वर्ग को कौन देगा रुपया? धनी वर्ग। प्रत्येक धनी वर्ग को यह हक बनता है, कर्तव्य बनता है कि निर्धन वर्ग को क्या करे? आगे बढ़ाए, यानी ऐसा काम करे कि भला हो। जैसे कि हम आप लोग का क्या कहते हैं कि हम वैसे व्यक्ति को पढ़ाएंगे जो एकदम निर्धन हो, जिसको पास रुपया की कोई सुविधा नहीं हो, समझ रहे ना? उसको हम मुफ्त में पढ़ाएंगे, वहां तक कि हम किताब भी देंगे। हम कहते हैं, हम बोलते हैं, आप देते भी हैं, वैसा एक आध को मिला है लेकिन उतना नहीं मिला है। समझ गए ना? तो जो अगर माने कि अच्छा बात है कि वैसा नहीं है व्यक्ति, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि वो वैसा व्यक्ति नहीं है जो निर्धन हो, जो दूसरे पर आश्रित हो, भगवान उसको भी दे। समझ गए? आ जाइए, इसी में पर निर्धन हो गया। ये बात को देखो, चार्ल्स फूरिये माना था। किसने माना इस बात को? चार्ल्स फूरिये ने इस बात को माना और औद्योगिकरण का विरोध किया। औद्योगिकरण का विरोध किसने किया? चार्ल्स फूरिये। औद्योगिकरण का विरोध किसने किया? चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये ने कहा कि कोई भी श्रमिक उद्योग में क्यों काम करने के लिए जाते हो जो तुमको क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। कौन बोला? चार्ल्स फूरिये। कि क्यों आप जाते हैं उद्योग में काम करने के लिए? कि आपको ओवर टाइम काम करवाता है, आपका शोषण हो रहा है, आपको वेतन ठीक से नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप उद्योग का बहिष्कार कीजिए, आप उद्योग की बात नहीं मानिए, यानी कि कुलीन वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उसके अधीन काम नहीं कीजिए, आप छोटा मोटा उद्योग स्वयं बनाइए। किसने कहा? चार्ल्स फूरिये। किसने कहा? औद्योगिकरण का विरोध किसने किया? चार्ल्स फूरिये। और क्यों किया? मजदूरों की स्थिति, शोषण जो हो रहा था उसको देखते हुए चार्ल्स फूरिये ने विरोध स्टार्ट किया कि आप लोग श्रमिक लोग नहीं जाइए काम करने के लिए उद्योग में, आप नहीं जाइएगा। अब देखिए, अब कंपनी है, मेरा कंपनी है, हमको कंपनी में कोई काम करने नहीं आएगा तो अब किसका काम रुकेगा? मेरा ही रुकेगा। तो जब मेरा काम रुक जाएगा तो हमको
कंपनी आगे जाएगा, हमको रुपया आएगा, हमको लाभ होगा? नहीं होगा, हमको कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, फुरिये का एक ही दिमाग था क्या कि ये बात जो होगा औद्योगिक का हम विरोध करेंगे, मजदूरों को समझाएंगे कि आप लोग नहीं जाइए उद्योग में काम करने के लिए, आप हड़ताल पर चल जाइए, या आप लोग छोटा मोटा काम अपना खुद स्वयं कीजिए, छोटा मोटा उद्योग बनाइए, यानी कि छिट्टा बनाने का उद्योग, दौरा बनाने का उद्योग, बहुत होता है ना, अगरबत्ती बनाने का उद्योग, माने कि छोटा छोटा जो उद्योग काम होता है जो स्वयं अपना बनाइए। अपना काम जितना टाइम कीजिएगा उतना रुपया आपका होगा, जितना जितना टाइम लगाएगा उतना रुपया होगा। कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई आपका शोषण नहीं करेगा, कोई आपको रुपया नहीं देगा, आप स्वयं का मालिक होइएगा, आप अपना उद्योग का मालिक होइएगा। तो यह बात किसने कहा था? फुरिये ने कहा था। फुरिये की बात में बहुत पावर था, पावर नहीं था, इसने विरोध किया। अब क्या हुआ, पूंजीपति वर्ग भड़क गया। कौन भड़क गया? पूंजीपति वर्ग भड़क गया कि फुरिये हमको क्या कर रहा है, हमको दबाने के लिए ये पूरा अथी को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। समझ गए? तो अब देखिए, पूंजीपति वर्ग के भड़कने का कारण था कि मजदूर अब जाएगा नहीं तो काम नहीं होगा, तो पक्का मजदूर सोच समझ के वेतन बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना, कि चलो हम ओवर टाइम काम कराएंगे, ओवर रुपया देंगे, कहेगा ना, समझ रहे ना। और नहीं तो आप टाइम से 7 से 8 घंटा लेवल टाइम में काम कीजिए, पक्का करेगा। औद्योगिक जिसका उद्योग था या जो पूंजीपति वर्ग था नियम लगा लागू करेगा। तो यही बात सोचकर फुरिये ने इतने सब बात कहा। अब रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए।